हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 9 रीढ़ की हड्डी पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर और यह एक एकांकी है। एकांकी हिंदी साहित्य की अभिजात्य विधा है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी में नाटक के समान 7 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, अभिनयता, देश काल, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य आदि। एकांकी का आकार लघु होने के कारण, छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। लेखक जगदीश चंद्र माथुर का परिचय पढ़ेंगे हम लोग। इनका जन्म हुआ था 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी 1978। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति के पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, मतलब सम्मानित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। इस गद्य संबंधी लिखा गया है। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानूसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। इस पाठ की प्रस्तावना है रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी ने नारी शिक्षा का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में नारी शिक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने नारी के प्रति लोगों की मानसिकता में सकारात्मक मतलब पॉजिटिव परिवर्तन होना बेहद ज़रूरी है, यह बताने की कोशिश की है। रीढ़ की हड्डी इस एकांकी के पात्र हैं उमा, सुशिक्षित युवती है ये। राम स्वरूप ये उमा के पिताजी हैं। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर युवक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं। ये इस कहानी के सारे मुख्य पात्र हैं। और रतन है, ये क्या है, राम स्वरूप का नौकर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। यहाँ पर शब्द दिया है रीढ़। रीढ़ का अर्थ होता है मेरुदंड या फिर पीठ के बीच की हड्डी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है अधेड़ उम्र। अधेड़ उम्र मतलब वह उम्र जिसमें व्यक्ति न तो जवान होता है और न ही बूढ़ा, उसको कहते हैं अधेड़ उम्र। तो यहाँ पर लिखा है कि एक कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं, न तो जवान है और न ही बूढ़े हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। फिर उसके बाद पहला यहाँ पर है राम स्वरूप बोलते हैं अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। फिर रतन, राम स्वरूप कौन है, उमा के पिताजी हैं। और उसके बाद रतन, बिछा दे साहब। रतन अपने जो मालिक है राम स्वरूप उनसे बोलते हैं कि बिछा दे साहब तख्त को। फिर राम स्वरूप जरा तेज आवाज़ में बोलते हैं और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या। बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है। रतन तख्त बिछाता है और ही करता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। पत्नी कौन है, रमा की माँ। उनका नाम क्या है देखते हैं यहाँ पर। उनका नाम है
उमा, उमा, प्रेमा उमा की माँ है, प्रेमा। यहाँ पर पति पत्नी दरी बिछाते हैं, तख्त पर दरी बिछाते हैं, पर प्रेमा जो उमा की माँ है वो राम स्वरूप को कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप बोलते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ? प्रेमा जो उमा की माँ है वो बोलती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा जो है बोलती है, और लड़का? राम स्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। ये उमा के जो पिताजी है राम स्वरूप, वो उमा की माँ को बताते हैं। इसके बाद यहाँ पर रतन जो राम स्वरूप का नौकर है वो बोलता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झाँक कर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। फिर ह करते हैं। फिर आइए आइए, बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप फिर से करते हैं और बोलते हैं, लड़के की तरफ मुखातिब होकर और कहिए, लड़के की तरफ देखकर राम स्वरूप कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो शंकर बताते हैं, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही कोई साल 2 साल। स्वरूप, साल 2 साल। शंकर, हाँ, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। उसके बाद गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिताजी हैं, आवाज़ और तरीका बदलते हुए कहते हैं, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझकर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, मतलब तकलीफ़ करते हैं। राम स्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंदर जाते हैं। यहाँ पर तशरीफ़ का मीनिंग है पधारना, आना। मतलब वो बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप मेरे घर पे आए हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हा, आपको विलायती चाय पसंद है ना? पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खखारकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप,
शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह टैक्स ऐसा है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। बेढब मतलब निराले ढंग का, आमदनी मतलब आय, इनकम, और बेढब मतलब निराले ढंग का। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब होना मतलब प्रस्तुत होना, मुखातिब होना मतलब प्रस्तुत होना। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यह कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायज़ा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। निहायत मतलब अत्यंत, बहुत ज़रूरी है। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटी चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपकाना मतलब थोड़ा, मतलब ये असमंजस में पड़कर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। ऐसा बोलते हैं किसको? गोपाल प्रसाद और शंकर को, क्योंकि वो लोग चश्मा देखकर, उमा की नाक पर चश्मा देखकर, मतलब ऐसे सोचते कि ये चश्मा लगाती है, ऐसा। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की जगह से तो नहीं है कुछ? ऐसा गोपाल प्रसाद पूछते हैं। तो रामस्वरूप, जो उमा के पिताजी है, वो बोलते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। उसके पिताजी बोलते हैं, वहाँ बैठ जाओ उस तख्त के पास, अपने बाजे के पास। तो उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? ऐसा पूछते हैं उमा से। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा, ऐसा उसके पिताजी कहते हैं। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, अभी ठहरो, रुकने के लिए उसको बोलते उमा को। गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप बोलते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप,
हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद हूँ हूँ बोलते हैं, और फिर यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मेदारी रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। हाँ हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते जीते थे। उमा चुपचाप बैठे रहती है। उसके बाद राम स्वरूप क्या करते, इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुपचाप बैठी ही रहती है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सकपका जाते हैं, मतलब असमंजस में पड़ जाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, गोपाल प्रसाद बोलते हैं, जरा रूखी आवाज़ में गोपाल प्रसाद बोलते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। ऐसा गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीददार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। ये बात सुनकर जो उमा के पिताजी है राम स्वरूप, चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा बोलती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज़ में बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतने देर से नाप तौल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। शंकर बोलते हैं, बाबूजी चलिए यहाँ से। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप रहते हैं और उमा बोलती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर। उमा बोलती है कि लेकिन इनसे पूछिए तो, मतलब शंकर से, कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाए भागे थे। राम स्वरूप, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा करना मतलब धोखा देना, दगा किया है, धोखा दिया है। और तकल्लुफ़ जो वर्ड आया था ना, उसका मतलब शिष्टाचार। और गोपाल प्रसाद खड़े होकर ऐसे बोलते, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं गोपाल प्रसाद और शंकर, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा बोलती हैं, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती हैं। और ये जो एकांकी लिया गया है वो भोर का तारा एकांकी से लिया गया है। ये जो पाठ पढ़ा हम लोगों ने, उसका मैं एक सारांश बता देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। रीढ़ की हड्डी, यह एक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्त्री के प्रति समाज की जो हीन मानसिकता है, छोटी सोच है, उस पर करारा व्यंग्य किया है। नारी को स्वयं सबला होकर अपनी प्रगति करनी चाहिए, खुद ताकतवर बनकर अपनी प्रगति करनी चाहिए। स्वयं के उद्धार के लिए उसे शिक्षित होकर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। प्रस्तुत एकांकी की उमा यह प्रयास करती है और घर पर उसे देखने आए लड़के
को और उसके परिवार वालों को खरी खोटी सुनाकर उनकी रूढ़िवादी मानसिकता का पर्दाफाश करती है। उमा के घर पर उसे देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आते हैं। उनके अनुसार लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ घर का काम एवं सिलाई का काम आना चाहिए, पेंटिंग, वाद्य बजाना और गाना गाना आना चाहिए। आखिर उसे घर ही तो संभालना है, ऐसा शंकर और उसके पिताजी सोचते हैं लड़कियों के बारे में। वे उमा से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उमा गुस्सा हो जाती है और उनके बेटे की असलियत सभी के सामने खोलकर रख देती है। इससे अपमानित होकर गोपाल प्रसाद अपने बेटे के साथ वहां से चले जाते हैं। उमा नारी पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करती है। उसके हृदय में स्त्री शिक्षा के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव विचार हैं। वह स्वयं भी पढ़ी लिखी है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार कर वह समाज के सामने खुद की एक मिसाल स्थापित करती है। ये इस पाठ में बताया गया है। और यहाँ पर शब्द संसार है, वो पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर तख्त मतलब लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी, लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी। तस्तरी मतलब छोटी थाली। खखारना मतलब खांसना, गला साफ करना। तकल्लुफ मतलब शिष्टाचार। यहाँ पर देखिए स्वाध्याय में रामस्वरूप और उमा का क्या रिश्ता है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर रिश्ते रामस्वरूप और उमा क्या है, पिता पुत्री। रामस्वरूप और उमा क्या है, यहाँ पर आएगा फर्स्ट वाले में पिता और दूसरे में आएगा पुत्री, त्र पे बड़ी पुत्री। उसके बाद यहाँ पर रामस्वरूप और प्रेमा, यहाँ पति पत्नी कौन थे, रामस्वरूप और प्रेमा। यहाँ पे रामस्वरूप आएगा, यहाँ पर आएगा प्रेमा। शंकर गोपाल प्रसाद ये कौन थे, पुत्र और पिता। यहाँ पर आएगा पुत्र और यहाँ पर पुत्र और यहाँ पे पिता। और यहाँ पे रतन मालिक नौकर का क्या रिश्ता है, रतन और फर्स्ट आएगा रतन, लिखने नहीं हो रहा, रतन रतन और ऊपर चैप्टर में भी दिया है अपने पाठ में। और रामस्वरूप ये कौन है, नौकर और मालिक। मैं आप लोग को स्वाध्याय का अलग से वीडियो बना दूंगी तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रीढ़ की हड्डी का स्वाध्याय दिखाती हूँ, बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और उसके बाद वाले वीडियो में मैं ठेस जो पूरक पठन है वो पढ़ा दूंगी सिरचन का।